So hi everyone, again welcome back to my channel. So in previous video my headphone battery was low, so I stopped making a video. So in this video we will continue from the same questions, that is 71 number. Okay, Nima has a adjusted income for the tax year 21. No, it was not 71. I think it was, yeah, 69. Okay. Abina had made the following gross contribution to her personal pension scheme over the past 3 years. Okay. And Abina adjusted income did not exceed 240,000 in the tax year. What is the maximum gross contribution which Abina can make to her personal pension scheme for the tax year 21-22 without giving rise to annual allowance charge? Okay. So annual allowance charge basically, when we used to contribute either in the personal pension scheme or occupational pension scheme, सबसे पहले तो अगर registered pension scheme में contribute करते हैं तो we will get certain kind of benefit like uh, uh, जैसे कि income and capital gain tax charge नहीं होती है, and we can withdraw 25% of lump sum amount without any being subject to being charged to tax. So इस टाइप का बेनिफिट मिलती है, टैक्स रिलीफ मिलती है. तो अगर हम लोग रजिस्टर्ड पेंशन स्कीम इन द सेंस लाइक ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम में करते हैं तो वी कैन डिडक्ट द अमाउंट फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट व्हाइल कैलकुलेटिंग एम्प्लॉयमेंट इनकम एज ए अलाउबल एक्सपेंस. ठीक है. एंड अगर हम लोग एम्प्लॉय क्या बोलते हैं पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन करते हैं, देन हम लोग बेसिक रेट बैंड इंक्रीज कर सकते हैं, हायर रेट बैंड इंक्रीज कर सकते हैं, और हम लोग को 80% अमाउंट ही पे करना होगा, बाकी का 20% गवर्नमेंट पे करेगा, पर हम लोग जो बेनिफिट हम लोग को मिलेगा वो 100% पे मिलेगा. अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है दोनों पेंशन स्कीम में, दोनों रजिस्टर्ड पेंशन स्कीम में, दैट इज द एग्जेम्प्ट. बट अलाउंस चार्ज क्या कहता है कि आपका 40,000 तक साल का इन्वेस्ट कर सकते हो विदाउट बीइंग सब्जेक्ट टू बीइंग चार्ज टू टैक्स. ठीक है. अब अलाउंस चार्ज में इम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करे तो, या एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करे तो, या एम्प्लॉय के बिहाफ पे कोई भी कंट्रीब्यूट करे, वो सब जोड़ के 40,000 हमारा अलाउंस चार्ज है, उससे एक्सीड होता है हम लोग उस पर टैक्स चार्ज करते हैं. और ये अगर आपने प्रीवियस 3 इयर्स का अनयूज कुछ एनुअल अलाउंस चार्ज भी है, 40,000, अगर प्रीवियस में आपने 20,000 इन्वेस्ट किया तो 20,000 कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो 3 साल तक. जैसे हम लोग को 3 साल का डेटा दिया हुआ क्वेश्चन में. अब यहाँ पे इसने 42,000 इन्वेस्ट किया, ठीक है, पर्सनल पेंशन स्कीम में, तो 40,000 तक तो कोई चार्ज नहीं लगता. इसको 2,000 एक्स्ट्रा जो इसने पे किया है ना, इस पे इसको चार्ज देना पड़ेगा, इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा. ठीक है. तो यहाँ पे कोई अमाउंट बचा ही नहीं. तो अगर 19-20 में 37,000 इसने इन्वेस्ट किया है, इट मीन 40,000 था हमारा टोटल. इसमें आउट ऑफ 3,000 एनुअल अलाउंस चार्ज अनयूज हो गया. ठीक है, एनुअल अलाउंस अनयूज हो गया, वो कैरी फॉरवर्ड कर सकता है 3 साल तक. 2021 में भी सेम उसने 28,000 इन्वेस्ट किया, इट मीन 12,000 अनयूज है. तो दोनों मिला के 3 + 12 15,000 हुआ, और इस साल का 40,000. ठीक है, कितना हुआ, 55,000 हुआ, है कि नहीं. तो ऑल टुगेदर 55,000 तक हम लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं विदाउट बिंग गिविंग राइज टू एनुअल अलाउंस, उस पर कोई चार्ज नहीं लगेगा, है कि नहीं. यहाँ का 3,000, यहाँ का 12,000, और इस साल का करंट का 40,000, इट मीन टोटल 55,000. अब ये जो लाइन लिखा है ना एडजस्टेड इनकम, अगर 240 से एक्सीड होता ना, तो जैसे हम लोग पर्सनल अलाउंस कैलकुलेट करते हैं ना, 50% रिड्यूस करते हैं, उसमें आपका मिनिमम 1 लाख था लिमिट, यहाँ पे 240 है. वैसे अगर इससे एक्सीड हुआ तो आपको 50% से रिड्यूस हो जाएगा, जैसे मतलब हम लोग कैलकुलेट करते आए हुए हैं पर्सनल पेंशन में. और अगर 300 आई थिंक 312,000 से एक्सीड होगा ना, उस केस में आपको मिनिमम 40,000 मिलेगा, नील नहीं होगा. जैसे हमारा पर्सनल पेंशन हमारा एक पॉइंट पे आके नील हो जाता था ना, तो ये आपका नील नहीं होगा. अगर आपका माइनस में ही आ रहा है वैल्यू, उस केस में हम लोग 4,000 तक क्लेम कर सकते हैं. बट यहाँ पे बोल दिया कि एक्सीड नहीं हो रहा है 240,000 से, इट मीन्स कि हमारा ये इस साल का 40,000 है, और सबको ऐड करने के बाद हमारा 55,000 आया. ठीक है. ओके. 70 नंबर. ऑस्टिन एज 47, मतलब बिलो द पेंशन एज है, एंड रन ए सोल ट्रेडर बिजनेस, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड. इन द टैक्स ईयर 21-22 हिज ट्रेडिंग इनकम वाज 51,200. ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 21-22 ही पेड 22,400 नेट into the personal pension scheme. And okay, Petra का अलग दिया हुआ है. So Petra is 45 and has employment income of 120,000 in the tax year 21-22. She has never been the member of a pension scheme until the tax year 21-22 when she paid 50,000 net into the
when she paid 50,000 net into the personal pension scheme. Identify by ticking the appropriate box who had made fully tax relief pension contribution in the tax year 21-22. Okay, so पहले ऑस्टिन का देखते हैं। ऑस्टिन ने सेल्फ एम्प्लॉयड है, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, उसका ट्रेडिंग इनकम 51,200 है और उसने 22,400 पर्सनल पेंशन स्कीम में डाला। इट मीन्स ये 40,000 से कम है ना, ये 40,000 से कम है तो इसमें कोई चार्ज नहीं लगेगा। आप इसको एक मिनट, हाँ इसको ऐसे बताती हूँ तब समझ में आएगा। आपने कितना कंट्रीब्यूट किया है, नेट अमाउंट, मैं नेट अमाउंट लिखती हूँ, ठीक है। नेट अमाउंट है आपका 2,400। इसको मैं ग्रॉस करूँ, ग्रॉस अप करूँ तो ये इसको ये वाला अमाउंट लिखूँ इंटू में 100 डिवाइड बाई 80 करूंगी, है ना। तो ये हमारा इतना, ये 40,000 से कम है, इस पे कोई टैक्स चार्ज नहीं लगेगा। एंड उसका रिलीवेंट अर्निंग भी मैं कैलकुलेट करूँ, रिलीवेंट अर्निंग में क्या आता है, तीन चीज याद करना। पीईटी, पी स्टैंड फॉर आपका जो प्रॉपर्टी इनकम होता है ना, फर्निश्ड वाले से, फर्निश्ड लास्ट में एक था ना, फर्निश्ड लेटिंग रिलीफ कुछ करके, उससे अगर आता है तो वो उस पे वो प्लस इम्प्लॉयमेंट इनकम प्लस स्टडी इनकम, ये तीनों आपका रिलीवेंट अर्निंग होता है, ठीक है। एंड ये आपका रिलीवेंट अर्निंग अगर देखा जाए तो 51,200 है, ठीक है। और आपको जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन आप कर रिलीफ ले सकते हो, टैक्स रिलीफ आपका मैक्सिमम अमाउंट लाइक हायर ऑफ 3600 एंड रिलेवेंट अर्निंग, यहाँ पे रिलेवेंट अर्निंग हायर है तो उतना अमाउंट तक हम लोग को टैक्स रिलीफ मिल सकता है। बट उसने कंट्रीब्यूट कितना किया, 28,000, तो ये पूरा का पूरा फुल्ली टैक्स रिलीफ पेंशन कंट्रीब्यूशन है। अब नीचे पेत्रा का देखते हैं। पेत्रा का भी एज 45 है, ठीक है। हिज एम्प्लॉयमेंट इनकम इज 120,000 इन द टैक्स ईयर 21-22। शी हैज नेवर बीन ए मेंबर ऑफ पेंशन स्कीम अंटिल द टैक्स ईयर 21-22। 21-22 से पहले वो टैक्स मेंबर का पेंशन स्कीम का मेंबर नहीं थी, बट उसने 21-22 में आके पे किया 50,000 नेट। इसको अब हम लोग ग्रॉस अप करते हैं, ठीक है। इसको हटाती हूँ, 50,000, ठीक है। तो आपका ग्रॉस अप अमाउंट 62,500। ये तो आपका एनुअल अलाउंस चार्ज से ज्यादा है कि नहीं। 40,000 आपका एनुअल अलाउंस चार्ज है, उससे ज्यादा है। और दूसरा आपको टैक्स रिलीफ की बात किया जाए, टैक्स रिलीफ आपका वन, या टैक्स रिलीफ की बात ही नहीं करते, छोड़ो। मेन आपका ये देखना है कि आपका ये नॉट फुल्ली टैक्स रिलीफ पेंशन कंट्रीब्यूशन में आता है, क्योंकि ये एनुअल अलाउंस चार्ज से ज्यादा कंट्रीब्यूट किए इसलिए, ठीक है। और इसने तो 21-22 में आके ज्वाइन ही किया, इससे प्रीवियस में भी इसका कोई मतलब लाइक अनयूज्ड बैलेंस नहीं है जो कैरी फॉरवर्ड कर दे 3 साल तक। सो ये आपका ये हो जाएगा नॉट फुल्ली टैक्स रिलीवेबल पेंशन कंट्रीब्यूशन। ओके, 71 नंबर अब आते हैं। Nima, Nima है क्या, नहीं, Naim has adjusted income for the tax year 21-22 of 270,000. During the year, she made a personal pension scheme contribution of 1 lakh gross, and Naim had no brought forward unused allowance. What is the amount of annual allowance charge to be added to the Naim taxable income for the year 21-22? कितना अलाउंस चार्ज होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। सबसे पहले इसका एडजस्टेड इनकम तो 240,000 ज्यादा है, ठीक है। कितना ज्यादा है, अगर 270 में से 240 माइनस कर दे कितना बचेगा, 30,000। 30,000 का 50% आपका 15,000, तो 40,000 में से हम लोग 15,000 हटा देंगे तो 25,000 इस साल का उसको एनुअल अलाउंस मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि हम लोग आप क्या बोलते हैं, पर्सनल अलाउंस कैलकुलेट भी ऐसे ही करते थे ना, सेम वैसे ही यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। बस वहां पे हम लोग एडजस्टेड नेट इनकम लेते थे, यहाँ पे एडजस्टेड इनकम लेते हैं। एडजस्टेड इनकम में हम लोग क्या करते हैं, आपका नेट इनकम प्लस जो इम्प्लॉयर का दोनों कंट्रीब्यूशन और इम्प्लॉय का ऑक्यूपेशनल पेंशन कंट्रीब्यूशन दोनों ऐड करने के बाद जो अमाउंट आती है वो हमारा एडजस्टेड इनकम है। क्वेश्चन ने दे दिया है आपको, बुक में भी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो हम लोग कहाँ थे, ओके, हाँ। तो आपका इस साल का 25,000 हो गया, क्योंकि 15,000 आपका रिड्यूस हुआ है 15,000 से आपका एनुअल अलाउंस। तो अब क्या करेंगे, 25 उसके पास ब्रॉड फॉरवर्ड अलाउंस चार्ज भी नहीं है, बट उसने कितना कंट्रीब्यूट किया है, 1 लाख। अब कितना चार्ज हो जाएगा, तो 25,000 तक तो छूट है, इतनी 75,000 उसका चार्जेबल हो जाएगा, ठीक है। ओके,
So 72 नंबर, व्हाट इज द गिफ्ट नेट रिलीवेंट अर्निंग फॉर द पेंशन पर्पज। मैंने अभी थोड़ा सा पहले ही बताया आपका रिलीवेंट अर्निंग के लिए क्या 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 आता है। आपका पीईटी याद करो, पी फॉर प्रॉपर्टी फॉर द फर्निश्ड हॉलीडे अकोमोडेशन, एंड उसके बाद में ई फॉर एम्प्लॉयमेंट इनकम एंड टी फॉर ट्रेडिंग इनकम। ये तीन को ऐड करने के बाद आपका रिलीवेंट अर्निंग आता है फॉर द पेंशन पर्पज। ठीक है, अब यहाँ पे वो एम्प्लॉयड है, ठीक है, सैलरी ये 50,000 आएगा। ठीक है, उसका क्वालिफाई फर्निश हॉलीडे एकोमोडेशन ये भी आएगा। ठीक है, 5,000 पर एनम। एंड उसके बाद वेयर हाउस लेट टू लोकल बिजनेस विद जनरेट टैक्सेबल इनकम ऑफ 8,000 पर एनम, ये आपका नहीं आएगा। ठीक है, तो आपका ऑल टुगेदर कितना हो जाएगा, 50 प्लस 5, 55,000 आंसर। ओके, ये चैरिटी वगैरह कुछ नहीं आएगा, बस आपको बस पीईटी याद करना। पी स्टैंड फॉर द फर्निश्ड प्रॉपर्टी इनकम, समझना प्रॉपर्टी इनकम कौन सा, फर्निश्ड हॉलीडे एकोमोडेशन इनकम। एंड ई स्टैंड फॉर आपका एम्प्लॉयमेंट इनकम, टी स्टैंड फॉर ट्रेडिंग इनकम। ओके, 73, Roger is employed on annual salary of 145,000. His employer has a occupational pension scheme into which Roger pays 2% of his salary and company pay 5% of his salary. Roger also made a payment of 20,000 into the personal pension scheme in the tax year. What is the Roger net income before deducting personal allowance for the tax year 21-22? Okay, so employment income 145,000 लेंगे। ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट इनकम में मैंने बोला कि ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम में अगर इम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है वो डिडक्ट होगा एज ए अलाउबल एक्सपेंस, अगर एम्प्लॉयर कर रहा है तो वो एग्जेम्प्ट होगा। तो यहाँ पे एम्प्लॉयर पे कर रहा है, एम्प्लॉयर भी कर रहा है, एम्प्लॉय भी कर रहा है, तो एम्प्लॉय वाला सिर्फ लेंगे। ठीक है, दैट इज अ 2% ऑफ 145,000, उसको डिडक्ट करने के बाद आपका नेट इनकम आ जाएगा और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। ये पर्सनल पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूट किया। अब ये सोचो कहाँ का इम्पैक्ट पड़ेगा, एक तो आपका बेसिक रेट बैंड इंक्रीज होगा, एडिशनल रेट बैंड इंक्रीज होगा, दूसरा आपको लाइक पर्सनल अलाउंस कैलकुलेट करते वक्त आपको ये यूजफुल हो सकता है, ऐसा सोचना पड़ेगा। लेकिन नेट इनकम कैलकुलेट करते वक्त इसका कोई मतलब इरिलीवेंट है उस पर्पज से। अगर पर्सनल आफ्टर डिडक्टिंग पर्सनल अलाउंस होता है उस टाइम कंसीडर करते, फिलहाल के लिए नहीं करेंगे। ओके, 74 नंबर, Natalia only income for tax year 21-22 is trading income 1 lakh. She also has annual allowance charge of 10,000 as a result of making gross personal pension contribution of 50,000 the tax year. So what is the Natalia income tax liability for tax year 21-22? Okay. ये क्वेश्चन कर देती हूँ मैं। 74 नंबर है ना, उसके पास क्या है, ट्रेडिंग इनकम है। ट्रेडिंग इनकम क्या है, 1 लाख, और ये ट्रेडिंग का आपका नॉन सेविंग है, या फिर नॉन सेविंग छोड़ो। और उसके बाद एनुअल अलाउंस चार्ज आपका कितना है, 10,000। सो टोटल कितना हो जाएगा, 1 लाख। ठीक है, और टोटल इनकम हो गया। उसके बाद लेस करेंगे, कोई रिलीफ वगैरह नहीं है हमारे पास, तो रिलीफ 0 हो जाएगा। एंड नेट इनकम आपका हो जाएगा, सॉरी, लेस पीए पर्सनल अलाउंस। अब पर्सनल अलाउंस अगर हमारा आपने उसमें 50,000 उसमें कंट्रीब्यूट किया है पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन में, ठीक है, तो नेट इनकम में से 50,000 घटाने के बाद आपका लेस देन 1 लाख आता है। ठीक है, तो पूरा का पूरा पर्सनल अलाउंस मिलेगा आपको। सो टैक्सेबल इनकम 97430 आया। ठीक है, अब इस पे टैक्स कैलकुलेट करते हैं हम लोग। आईटी लाइबिलिटी मतलब बेसिक में अब 37700 पहले था, और आपने कंट्रीब्यूट किया 50,000 ग्रॉस है वो भी अमाउंट, तो ऐड कर देंगे। इतना तक हमारा 20% पे चार्ज होगा। ठीक है, और हायर
अब 1.5 लाख से तो कम ही है, हम लोग इवन तो पर्सनल पेंशन स्कीम ऐड कर देंगे तो 1.5 लाख में हमारा 2 लाख से कम ही है इनकम। तो जो बचा हुआ अमाउंट है उस पे आपको 40% पे करना पड़ेगा। ठीक है, टोटल आपका टैक्स लायबिलिटी हो जाएगा 21432 आपका आंसर। ठीक है, ये तो इजी था। ओके ओके, ये सब थियोरेटिकल क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप बुक का फर्स्ट चैप्टर अच्छे से पढ़ लोगे ना तो आपका ये जो भी थियोरेटिकल क्वेश्चन है सारा बन जाएगा। एक एक लाइन पढ़ोगे, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है उस बुक का, तो आपका एकदम इजी हो जाएगा। फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, इसमें एक्सप्लेन करने वाली कोई बात ही नहीं है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है, एक बार आप बुक देखो, आपको बता रखा है सब चीज की। आपका कैपिटल टैक्स में कौन कौन सा पड़ता है, रेवेन्यू टैक्स में कौन कौन सा पड़ता है, ठीक है, ये सब भी बता रखा है। टैक्स इवेजन अवॉइडेंस भी बता रखा है बुक में, एक बार आप अच्छे से पढ़ लो बुक को। और ये भी बता रखा है सारा, ये एक एक एक्सप्लेन किया हुआ है, ये भी आप एक एक लाइन पढ़ लो फर्स्ट चैप्टर का, आपको इजिली आ जाएगा ये चीज की। ठीक है, ये टैक्स इवेजन अगेन, टैक्स एडवाइजर, ये सब बुक में, मनी लॉन्ड्रिंग का भी ये सारा बुक में दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्या है, ये भी आपका बुक में ही दिया हुआ है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो सेल्फ असेसमेंट चैप्टर से, चैप्टर नंबर 13 से रिलेटेड है। ओके, 82 नंबर। For the tax year 21-22, what are the latest date by which taxpayer who does not wish to incur a penalty should file a self-assessment tax return on the paper or online? So paper के लिए basically 31 अक्टूबर 2022 है, और ऑनलाइन के लिए 31 जनवरी 2000 आपका 23 है, 21-22 के लिए। ठीक है, 12 मंथ है बेसिकली, 31 जनवरी से। आप बुक में देखो डेट दिया हुआ है, अच्छे से दिया हुआ है। तो पेपर के लिए 31 अक्टूबर है, 2022 है, 21-22 के लिए 6 मंथ आफ्टर द स्टार्ट ऑफ टैक्स ईयर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। ठीक है, एंड सॉरी 6 मंथ उसके लिए होता है आपका नोटिफाई करने के लिए। 5 अक्टूबर 2022 को नोटिफाई कर सकते हो अगर आपको लाइक नोटिस नहीं मिला हुआ है तो फाइल करने के लिए। तो उस केस में ना क्या बोलते हैं 6 मंथ है, बट ये पेपर के लिए आपको 31 अक्टूबर 22 है, 21-22 के लिए। और ऑनलाइन के लिए आपका 31 जनवरी 2023 है। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग सेल्फ असेसमेंट टैक्स रिटर्न फॉर द इंडिविजुअल इज ट्रू? इंडिविजुअल विद a tax payable of less than 1000 for a tax year are not required to file a tax return। ऑब्वियस गलत है ये, क्योंकि अगर पीओए के केस में क्या होता है, अगर आपका 1000 से नीचे है तो उस केस में आपको पीओए के थ्रू पेमेंट नहीं करना पड़ता है, तो ये गलत है। इंडिविजुअल आर नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल ए टैक्स रिटर्न फॉर अ टैक्स ईयर इफ दे रिसीव ए नोटिस टू डिलीवर द एचएमआरसी, ओनली रिक्वायर्ड टू, नहीं। और ऐसे गलत है, अगर आपको लाइक फर्स्ट आपको टाइम पीरियड दिया हुआ ना ऊपर का डेट, वो डेट के अकॉर्डिंग आपने फाइल नहीं किया तब आपको नोटिस रिसीव होगी, ठीक है, एचएमआरसी के थ्रू। और उस नोटिस मिलने के बाद अब तभी भी फाइल नहीं किया तब पेनाल्टी वगैरह चार्ज होगा। लेकिन ये जो कंपलसरी नहीं है कि नोटिस रिसीव होगा तभी हम फाइल करेंगे, ये गलत है। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। All individuals who submit a tax return on time are able to have their tax payable calculated by HMRC। Obvious, अगर आप टाइम पे फाइल कर दोगे पेपर के लिए, स्पेशली पेपर बेस के लिए, तो आपका जो भी टैक्स पेबल होगा वो HMRC कैलकुलेट करेगी। So option C is your correct answer। D क्या कहता है, the tax return for the individual covered income tax class 1, class 2, class 4 national insurance contribution and capital gain tax liability। So basically D नंबर आपका गलत है, क्लास 1 नहीं आता है इसमें, इनकम टैक्स क्लास 2, 4 एंड CGT कैपिटल गेन टैक्स लायबिलिटी रहता है, तो ये भी आपका गलत है। Okay, so 84. Philip is a sole trader and is married to Harriet. Harriet is in employment. They jointly own a residential investment property which is rented out. Select by ticking the appropriate box the latest date until which Philip and Harriet must keep record that support their tax return for the tax year 21-22. Okay. तो बेसिकली आपका क्या बोलते हैं, रेसिडेंशियल अगर इन्वेस्ट प्रॉपर्टी लाइक फॉर बिजनेस रेंट पे लगाया वो, या बिजनेस पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 5 साल तक है ना, ईयर एंड जैसे आपका फाइलिंग डेट है ना 31 जनवरी 2023, इससे 5 साल मतलब आपको कब तक हुआ, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28 2028 तक आपको प्रिजर्व करके
रखना है, ठीक है। सो आपका ये रेंट इनकम हुआ या फिर बिजनेस से जो भी लाइक बिजनेस रिलेटेड कुछ भी है उस टाइप का जो रिकॉर्ड है आपको 5 साल तक प्रिजर्व करके रखना है रिकॉर्ड को। सो क्वेश्चन यही पूछ रही है, तो दोनों ज्वाइंटली ऑन किया हुआ है, तो रेंटल प्रॉपर्टी ऊपर से रेंट आउट लगाया हुआ है। सो क्या बोलते हैं, दोनों 5 साल तक प्रिजर्व करेंगे, दैट इज 31 जनवरी 2028। लेटिंग ए प्रॉपर्टी एंड बिजनेस दोनों याद रखना है, ठीक है। 85 आपके बुक में भी दिया हुआ है ये चीज। 13 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, देखना एक एक लाइन उसका इंपॉर्टेंट है, पढ़ना आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फॉर व्हाट लेंथ ऑफ टाइम आफ्टर द एंड ऑफ टैक्स ईयर फॉर विच सेल्फ असेसमेंट टैक्स रिटर्न हैज बीन कंप्लीटेड इज सोल ट्रेडर रिक्वायर्ड टू कीप देयर अकाउंटिंग रिकॉर्ड। अभी अभी जैसे बताया सेम क्वेश्चन वही है आपका, अगर बिजनेस रिलेटेड या सेल्फ एम्प्लॉयड है या फिर आपका लेटिंग प्रॉपर्टी क्या था, हाँ लेटिंग ऑफ प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड वगैरह आपको 5 साल तक रखना पड़ेगा। 5 साल मतलब आपका 60 मंथ क्वेश्चन में दिया हुआ है, 60 मंथ आफ्टर 31 जनवरी दैट फॉलोज द एंड ऑफ टैक्स ईयर, ठीक है। 86 number. For the tax year 2021, Willard filed a paper self-assessment tax return on 10th August 2021. What is the deadline for the Willard to make an amendment to his tax return for the tax year 2021, and by what date will HMRC will notify Willard if they intend to carry out a compliance check to his return? Okay. So question number 86 है ना, ओके हाँ। तो क्या बोलता है, टैक्स पेयर जो अमेंड कर सकता है दैट इज अ 12 मंथ ऑफ 31 जनवरी फाइलिंग डेट, ठीक है। जैसे ऊपर फाइलिंग डेट हमारा 31 जनवरी 2023 था ना, तो उससे 12 मंथ तक वो अमेंड कर सकता है। और एचएमआरसी से जब भी हम लोग सबमिट किए, एचएमआरसी जब अमेंड कर सकती है दैट इज अ 9 मंथ ऑफ एक्चुअल फाइलिंग डेट विद देम। एचएमआरसी से जब भी फाइल करेंगे उससे 9 मंथ के अंदर वो अमेंड कर सकते हैं, और हम लोग जब 31 जनवरी फाइलिंग डेट से 12 मंथ के अंदर में हम लोग अमेंड कर सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर 31 जनवरी 2023, क्योंकि ये 2021 के लिए पूछ रहा है। इसका फाइलिंग डेट क्या हो जाएगा 31 जनवरी 2022, और उससे 12 महीने मीन्स 31 जनवरी 2023, ठीक है। एंड कंप्लायंस चेक 12 मंथ होता है आफ्टर द फाइलिंग डेट। आपका ये हो जाएगा, फाइल कब किया इसने, इसने फाइल किया है 10th अगस्त 2021 को, इससे 12 मंथ मतलब 10th अगस्त 2022, ठीक है। इसमें समझने वाली बात कुछ भी नहीं है, बस आपको लर्न करने वाली चीजें बहुत हैं। 13 चैप्टर पढ़ोगे तो आपको सारा बच जाएगा क्वेश्चन। Okay, Abdul, tax liability for tax year 2021 and 21-22 are as follow: income tax payable class 4, and I say capital gain tax liability. What is the payment on account with Abdul have to make 31st July 2022 in respect of his tax liability for tax year 21-22? So जब भी पेमेंट ऑफ अकाउंट का क्वेश्चन आया तो हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग प्रीवियस ईयर के अर्निंग, रिलेवेंट अर्निंग के अकॉर्डिंग हम लोग रिलेवेंट अमाउंट के अकॉर्डिंग हम लोग पीओ पे करते हैं। तो रिलेवेंट अमाउंट में क्या क्या लेते हैं हम लोग, इनकम टैक्स एंड क्लास 4, ठीक है, ये दोनों लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा इनकम टैक्स हमारा कितना है, प्रीवियस ईयर में 300 एंड क्लास 4 320, दोनों को ऐड करने के बाद वी गॉट 620, जो कि लेस देन 1000 है। मैंने पहले भी क्वेश्चन में बोला, अगर पीओ के केस में लेस देन 1000 आपका रिलेवेंट अमाउंट आ रहा है, उस केस में पीओ आपको पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका दोनों को ऐड करने के बाद यू विल गेट 620, तो 620 आपका 1000 से लेस है, इसलिए हम लोग को पीओ पेमेंट ऑन अकाउंट नहीं पे करना है। सो आंसर हो जाएगा 0, ठीक है। ओके 88, ओके Net income tax and capital gain tax liability for tax year 21-22 were 25,000 and 5,000 respectively. Of 25,000 income tax level, tax of 5,400 was deducted at the source under pay. See made a payment on account totaling 18,000 for tax year 21-20. What is the balance payment Janet should have to pay when it is due, and select the appropriate box from the table below. So balance of payment निकालने के लिए हम लोग ने जितना पीओए के थ्रू पे किया है, ठीक है, ये तो पीओ के थ्रू क्या प्रीवियस ईयर का अमाउंट देखते हैं, रिलेवेंट अमाउंट। अब इस ईयर के लिए हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट इस ईयर का निकाल रहे हैं, तो इस ईयर का हम लोग इनकम टैक्स
क्लास 2, 4 और आपका क्या सीजीटी, ये सब ऐड करने के बाद टोटल अमाउंट आएगा। उससे माइनस करेंगे हम लोग पे, पे एज यू अर्न से कितना अमाउंट डिडक्ट हुआ है और पीओ के थ्रू कितना अमाउंट गया हुआ है, वो करने के बाद जितना अमाउंट आएगा दैट विल बी योर बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो यहाँ पे आपका 25,000 इनकम टैक्स हो गया, ठीक है। और बाकी का कुछ दिया हुआ नहीं है, ठीक है, उसको भी छोड़ते हैं। और दूसरा आपका हम लोग 21 22 के लिए निकाल रहे हैं ना, हाँ। और आपका क्या बोलते हैं, पे के थ्रू कितना गया हुआ है, 5400। 25,000 माइनस 5400 करेंगे तो आपका ये कैप 5,000 कैपिटल गेन टैक्स लेवल पे इस रहेगा, ठीक है। हम लोग इनकम टैक्स देख रहे हैं, इनकम टैक्स 25,000, इससे 5400 पे के थ्रू पे हो गया है, तो कितना अमाउंट आएगा, 19,600 आएगा। और पीओए के थ्रू कितना गया है, 18,000। अब वो भी माइनस करने के बाद आपको आ जाएगा, मैं करके दिखाती हूँ, वेट, तब जरा क्लियर होगा। आपका इनकम टैक्स कितना है, 25,000, ठीक है। और सीजीटी कितना है, 5,000। टोटल इनकम, ठीक है, लेस करेंगे पे, पे के थ्रू कितना गया हुआ है, 5400, लेस फिर करेंगे सीजीटी, उसके थ्रू कितना गया हुआ है आपका, सॉरी सर सीजीटी बोल रही हूँ, ओहो, लेस करेंगे पीओए, पेमेंट ऑन अकाउंट, वो कितना 18,000 पे किया है। सो आपका कितना अमाउंट आएगा, वो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा। तो वो 6600 आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट, मैं यहाँ पे शॉर्टकट लिख देती हूँ, बैलेंस ऑफ पेमेंट हो जाएगा। और इसका ड्यू डेट क्या होगा, जब आप फाइल करोगे ना तब भी ये सेम ऊपर जैसा ही, दैट इज 31 जनवरी 2023, ठीक है। 12 मंथ जो था ना हमारा फाइलिंग डेट ऊपर में, वही आपका सेम होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट। ओके, सो 88 89, Queenin will not pay the balance of payment in respect of her tax liability for tax year 21-22 until 17 October 2023. What is total percentage penalty which Queenin will be charged by HMRC in respect of late balance of payment? इसके लिए पहले मुझे टेबल शो करना पड़ेगा, वेट, ठीक है। रेसिडेंस का हो गया, चैप्टर 13 जाना पड़ेगा। बिना टेबल के मैं कुछ भी बोलूंगी आपको समझ में नहीं आएगा, सो इस बेटर की बुक के थ्रू जाऊं तो आपको और इजी हो जाए समझना, पढ़ोगे भी तो ये दिमाग में हिट करेगा कि अच्छा हाँ टेबल ऐसे यूज करना है। चैप्टर 13, ओके। सो सेल्फ असेसमेंट आपका टर्न कैलकुलेशन, आपका देखो सारा डेट दिया हुआ है, मैं आपको एक ही बता देती हूँ, एक मिनट, देखो यहाँ पे आपका फाइलिंग डेट 31 अक्टूबर 2022 फॉर द पेपर रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली यहाँ पे, ठीक है। अगर ये बीच में नहीं फाइल किया तब आपको नोटिस मिलेगा, जो कि नोटिस मिलने के बाद 3 मंथ के आफ्टर आपको वो करना पड़ेगा, फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। ये सब दिया हुआ है। उसके बाद में आपका अमेंडमेंट का देखो यहाँ पे दिया है, टू टैक्स पीरियड 12 मंथ के अंदर अमेंड कर सकता है एंड HMRC 9 मंथ के अकॉर्डिंग, सारा दिया हुआ है। उसलिए मैंने बोला चैप्टर पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से और क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। देखो मैंने उस टाइम ये बोला था ना, नोटिफिकेशन ऑफ चार्जेबिलिटी आपको देना पड़ेगा, दैट इज 6 मंथ, है कि नहीं, ये वाला रहा। अब यहाँ पेनाल्टी का बात आया, देखो, ठीक है, ये आया, सेक्शन 7 कहाँ गया, ये उसी से रिलेटेड है, उसलिए मैं बता रही हूँ।
एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है आपका, सेक्शन 7 में किया, ये रहा। ठीक है, अगर आपने इनकरेक्ट रिटर्न सबमिट किया है और फेलियर टू नोटिफाई लायबिलिटी किया, उस टाइम आपका ये सब पेनाल्टी चार्ज होगा। ठीक है, बट यहाँ पे केस क्या हुआ है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट पे नहीं किया आपने। ठीक है, उस केस में आपको ये रहा पेमेंट फॉर लेट, पेनाल्टी फॉर लेट पेमेंट। तो कितना दिन तक नहीं पे किए पहले ये देखना पड़ेगा। अब 21-22 का बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेट क्या था आपका? 31 जनवरी 2023। यही पढ़ा था ना, ये ऊपर में भी लिखा होगा आपका, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट इंटरेस्ट हो गया, ये तो ये रहा आपका डेट, ये रहा 31 जनवरी 2023, 21-22 के लिए। ठीक, आपने कब तक पे नहीं किया? 17 अक्टूबर 2023 तक। कितना? इट मीन्स 9 मंथ लेट। 9 मंथ लेट के लिए आपका लेट पेमेंट इंटरेस्ट चार्ज भी होगा, और पेनाल्टी कितना परसेंट लगेगा वो पूछ रहा है। ये रहा आपका 9 मंथ लेट है, मीन्स मोर देन 6 मंथ, एडिशनल 5%, मतलब ये 5% प्लस ये 5%, इट मीन्स ऑल टुगेदर 10% आपको पेनाल्टी चार्ज होगा। ठीक है, और एक चीज और याद रखना, ये पीओए पे आपका पेनाल्टी नहीं लगता है। ओके। ओके, 19 नंबर क्या कहता है? Belinda paid the balance of payment of income tax 7400 for tax at 2021 on the 10 March 2022. For each of the following statements, select whether it is true and false. Okay. Belinda will have to pay interest on the late paid tax return from 31st January 2022 to 10 March 2022. Obvious, क्योंकि इसका बैलेंस ऑफ पेमेंट का ड्यू डेट क्या था? 31 जनवरी 2022, पर उसने पे क्या कब किया? 10 मार्च 2022 को। तो ये आपका ट्रू है, उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, लेट इंटरेस्ट। उसके बाद में बेलिंदा विल हैव टू पे 100 फिक्स पेनाल्टी बिकॉज द पेमेंट इज लेट। ये 100 फिक्स पेनाल्टी का ना, ये कंसेप्ट यहाँ से लिया है, मैं बताती हूँ इसको भी और क्लियर हो जाएगा क्या क्या कह रहा है। ये रहा, ये लेट फाइलिंग रिटर्न के लिए होता है, ये पेमेंट के लिए नहीं होता है। ये 100 फिक्स पेनाल्टी। ठीक है, अगर आप ड्यू डेट पे कर रहे हो, आई मीन फाइल कर रहे हो, उस केस में। यहाँ पे तो पेमेंट की बात की है, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। Belinda will have to pay 5% penalty because the payment is more than 30 days late. अब देखो यहाँ पे ये ऊपर वाला सेम टेबल, ये कितना मंथ लेट हुआ है उसका? जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 2 महीना लेट है। इट मीन्स मोर देन 1 मंथ, सो 5% उसको लगेगा चार्ज। दैट इज द ट्रू। ठीक है, okay. So 91 number, EVA income tax liability and class for NIC for a tax year 21-22 are 4840, and her income tax liability and class for a tax year 2021 were 6360. What is the lowest amount to which EVA could make a claim to reduce each of her POA for the tax year 21-22 without being charged to interest? तो उसका करंट ईयर का, उसका अमाउंट, रिलेवेंट अमाउंट क्या है उसका? 4840। ठीक है, एंड प्रीवियस ईयर का उसका 6360। तो करंट ईयर का मतलब उसको टैक्स लायबिलिटी लो होगा, अगर इसके थ्रू वो पीओ पे करेगी तो वो ज्यादा पे कर देगी, जिससे उसको फिर ओवर क्लेम करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है आप पीओ को कितना हद तक रिड्यूस कर सकते हो कि आपको इंटरेस्ट चार्ज ना हो जाए। आपको पता है ना कि पीओ रिड्यूस कर सकते हो, अगर लगेगा कि आपका इनकम टैक्स लायबिलिटी नहीं मेरा इस साल का कम है, इन दैट केस यू कैन रिड्यूस पीओ। उसके लिए आपको लाइक नोटिफाई करना पड़ेगा पीओ। अगर आपने फ्रॉडलेंटली रिड्यूस किया है, इन दैट केस आपको पेनाल्टी इंटरेस्ट वगैरह भरना पड़ जाएगा। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपका जितना एक्चुअल लाइबिलिटी है वो कम है, उसको हाफ करेंगे, दैट मीन्स 2420 तक हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं विदाउट बीइंग सब्जेक्ट टू बिन टैक्स। तो आपका आंसर यही हो जाएगा 2420। ओके। Okay, so 92 number, Florence filled her return for tax year 21-22 showing income tax payable for 6500 8 months late. What is, in addition to the initial 100 late filing penalty, what is the maximum for the penalty that she can be charged for filing the tax return late? Okay, तो ये आपका, उसने क्या किया है? फ्लोरेंस ने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल लेट किया, सेल्फ असेसमेंट लेट भरी है ना। तो ये लेट पेमेंट का तो बात ही नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट इस टेबल पे आ जाते हैं। ये कंप्लायंस तो बाद में आता है, अपील बाद में आता है। आपका ये रहा,
ये तो इनकरेक्ट रिटर्न भी नहीं है और फेलियर टू नोटिफाई भी नहीं है, सो ये पेनाल्टी फॉर लेट फाइलिंग। उसने कितना मंथ, 8 मंथ लेट फाइल किए ना, 8 मंथ, तो 100 तो फिक्स पेनाल्टी लगेगा ही लगेगा, ये तो बोल दिया। आफ्टर ड्यू डेट है तो 3 मंथ के आफ्टर 10 डेली पेनाल्टी ऑफ 10 पर डे, मैक्सिमम 90 डेज इन एडिशन टू 100 फिक्स पेनाल्टी अबव। 100 को छोड़ के 3 महीने का है ना, तो उसने तो 8 मंथ लेट किया है, तो 3 महीने तक का आपको 10 रुपए पर डे देना पड़ेगा, 10 पाउंड। तो 10 into 30, इट सॉरी 10 into 30 सॉरी, क्या मैं बोला, कुछ एक मिनट, इसको करना ही पड़ेगा क्या, जस्ट वेट। देखो 3 मंथ हुआ, 3 मंथ में कितना डेज होगा ऑल टुगेदर, 90 डेज। सो 90 डेज इंटू 10 पर डे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 900 ये आया, ठीक है। और ये 8 मंथ लेते हैं ना, तो आपका 5% एडिशनल भी आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका 5% के हिसाब से 6500 का कितना होगा आपका, 6500 का 5% करो आप, 325 होगा। सो 325 वो प्लस 900 आपका, ये यहाँ से ये, तो दोनों मिलाने के बाद आपका 1225 आपको और देना पड़ेगा, ठीक है। मोर देन 12 मंथ तो नहीं, तो ये इस पोर्शन को देखेंगे ही नहीं, ठीक है। आफ्टर ड्यू डेट आपका 100 पेनाल्टी, जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला हुआ, इसको छोड़ने के बाद एडिशनल कितना और लगेगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो 10 डेली पेनाल्टी ऑफ 10 पर डे, मतलब 3 मंथ का 10 डेज पर हिसाब से करें तो 90 डेज है हमारा, 90 into 10, 900 रुपया वो, और 5% एडिशनल लगेगा, 5% इसका, ठीक है। तो दोनों को ऐड करने के बाद 1225 आएगा, ठीक है। So, okay, 93 number. Rajesh is a sole trader. He correctly calculated his self-assessment payment on the account for tax year 21, 22 and paid these on due date. Rajesh paid correct balance of payment 1200 for tax year on 30 June 23. What is the penalty and interest may Rajesh be charged as a result of his late balance payment of the tax year 21, 22? Okay. तो उसने 1200 का ड्यू डेट क्या था, 31 जनवरी 2023, पर उसने पे कब किया, जून में। इट मीन्स 5 महीना लेट, तो 5 महीना लेट पे उसका ये लेट इंटरेस्ट पेनाल्टी लगेगा। कहाँ गया, ऊपर में था जस्ट वेट, ये रहा रीपेमेंट एंड ये लेट पेमेंट के लिए आपका जो भी है बैलेंस ऑफ पेमेंट वगैरह सब आता है। तो उस केस में आपका कितना है, अमाउंट कितना था, 1200 पे 5/12 इंटू 2.60%, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, वो अप्लाई करेंगे तो ये हमारा इंटरेस्ट हो गया। अब पेनाल्टी कितना इम्पोज होगा वो पूछ रहा है, तो लेट पेमेंट इंटरेस्ट के साथ साथ उसका ये पेनाल्टी वाला टेबल नीचे ही है, ये रहा। कितने मंथ लेट है, 5 मंथ लेट है, इट मीन्स मोर देन 1 मंथ हुआ, मोर देन 6 मंथ तो है नहीं, तो मोर देन 1 मंथ में 5% ऑफ 1200, जितना आंसर आएगा वो आपका पेनाल्टी में आ जाएगा, ठीक है। Okay, 94. Villain Ltd pays its employee monthly on 15th of every month. Okay. For each of the following statements, select whether it is true or false. Under the real-time information pay system, Villain Ltd must submit income tax and IC information in respect of the monthly salary to HMRC electronically by 15th day of the each month. तो ऑब्वियसली ये भी थियोरेटिकल क्वेश्चन है, ये ट्रू है, आप इसी चैप्टर में पढ़ोगे आई थिंक, इसी में है, हाँ ऑब्वियस इसी में शायद आपका आरटीआई, ये सब आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये मगअप करने वाला, इसमें कोई लॉजिक बता नहीं सकती है, जो रूल्स है तो रूल्स ही है ना। ये रियल टाइम इन्फॉर्मेशन, इसमें कब सबमिट करना है, ये सब आपका दिया हुआ है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, एक बार आप इसको पढ़ो आपको मालूम चल जाएगा। ये फॉर्म P60 ये रहा, इसको कब प्रोवाइड करना है, 31 मई फॉलोइंग टैक्स है, पर इसने 6 जुलाई लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो इस टाइप के सब जो भी क्वेश्चन है थ्योरेटिकल है, एक बार आप पढ़ो, इसमें कुछ लॉजिक एक्सप्लेन करने वाली बात ही नहीं है। अगर फिर भी लगेगा कि आपको कुछ डाउट है तो मुझे जरूर कमेंट करना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी उधर, ठीक है। So 95 number. Humphrey is a sole trader who has been trading for a number of years. Humphrey incurred a trading loss in the year 21-22. He wished to make a claim to offset this loss against his total income of the tax year 2021.
व्हाट इज द डेडलाइन ऑफ हम्पी टू क्लेम दिस रिलीफ? ये भी आपका डेट मगअप करने वाला है, इसमें भी मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। बस आपको डेट याद करना पड़ेगा। लॉस में जाओगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो क्लेम तो करना नहीं पड़ता है कैरी फॉरवर्ड में, बस अगर हाँ अमाउंट के लिए क्लेम करना पड़ता है, दैट इज द 4 years दिया हुआ होगा। एक सेकेंड, हाँ ये सब डेट वाला आपको लर्न करना पड़ेगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें मैं कुछ लॉजिक एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि हाँ ये, बस ये बता सकती हूँ कि हाँ ये कहाँ से पूछा है, किस पोर्शन से, ये इसमें क्लैरिफाई कर सकती हूँ। अगर कोई पॉइंट डाउट है मुझे कमेंट में जरूर पूछो, मैं वो भी एक्सप्लेन कर दूंगी। बस ऐसा कुछ लॉजिक नहीं है कि मैं एक्सप्लेन करना पड़े इसमें डेटा वगैरह में। आपका चैप्टर नंबर 11 आई थिंक, ट्रेडिंग लॉस। यस, तो आपका यहाँ पे दिया है क्या? नहीं, जस्ट मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये स्पेशल ओपनिंग रूल्स, ओके कैरी फॉरवर्ड है। ठीक है, कैरी फॉरवर्ड में क्लेम तो नहीं करना पड़ता है कब तक, लेकिन उसका अमाउंट के लिए क्लेम करना पड़ता है कि हाँ इतना अमाउंट का मुझे कैरी फॉरवर्ड करना है, एंड उसका ड्यू डेट यहाँ पे दिया हुआ है। और ये आपका कैरी बैक कर रहा है ना, 21 का उसने 2021 में कर रहा है, तो इसका अभी 2 years फ्रॉम द ड्यू डेट कुछ था। एक सेकेंड, हाँ कैरी कैरी ये रहा, गेन के लिए हो गया आपका 31 जनवरी 2024 है। ठीक है, ये करंट एंड कैरी बैक दोनों के लिए एप्लीकेबल ही है। तो ये सिंपल था, ऐसा कुछ इसमें लॉजिक नहीं था। डेट आपको याद तो करना पड़ेगा एनी हाउ, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मगअप कर लो अभी से ही। अभी एग्जाम में टाइम है, दिसंबर में दोगे ना आप तो, सो यू हैव एम्पल ऑफ टाइम, सो मगअप कर लो, डेट वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो अब हम लोग करते हैं किट का सेक्शन बी पोर्शन। इसे कितना है, इसका 3 क्वेश्चन आई थिंक है ना। ओके, so what is the flip income tax liability for tax year 21-22? ठीक है, तो फ्लिप एक रिटायर्ड एट द एज ऑफ 55, फ्लिप रिटायर्ड एट द एज ऑफ 55 ड्यूरिंग टैक्स ईयर 21-22, फ्लिप रिसीव पेंशन इनकम ऑफ 15,000 एंड बिल्डिंग सोसाइटी इंटरेस्ट ऑफ 14,600। ठीक है, ये भी तो इजी है, इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। अगर इनकम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते वक्त क्या करना कि आप 3 हेडिंग बना लेना। ठीक है, ये 1 नंबर है, आप हेडिंग बना लेना। एक होगा आपका नॉन सेविंग, दूसरा सेविंग का। ठीक है, और आपका क्या दिया हुआ है, पेंशन इनकम। पेंशन इनकम कितना है, 15,000। और आपका इंटरेस्ट कितना है, बिल्डिंग इंटरेस्ट जो भी है सेविंग में जाएगा वो 14,600। ठीक है, तो आपका टोटल इनकम कितना हो जाएगा, टोटल इनकम हो जाएगा 15,000। एंड ये आपका, और एक कॉलम बना लेना टोटल का, ये 15,000 इधर इधर, एंड ये दोनों का प्लस। अब लेस करेंगे पीए, क्योंकि हमारे पास कुछ रिलीफ वगैरह नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में। टोटल इनकम इज इक्वल टू नेट इनकम, यहाँ पे स्लैश डाल देती हूँ, नेट इनकम भी यही है हमारा। ठीक है, सो पीए माइनस करते वक्त हम लोग सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे नॉन सेविंग को, देन सेविंग, देन डिविडेंड को, डिविडेंड इनकम इफ एनी है तो। ठीक है, यहाँ पे 12,570 यहाँ पे डालेंगे, टोटल से भी घटा देंगे 12,570। सो हमारे पास टैक्सेबल इनकम कितना हो जाएगा, हमारे पास टैक्सेबल इनकम हो जाएगा ये, हमारे पास टैक्सेबल इनकम आ गया। ठीक है, अब हम लोग करते हैं इनकम टैक्स लायबिलिटी। इनकम टैक्स लायबिलिटी के लिए पहले हमारा बेसिक देखेंगे। बेसिक हमारा नॉन सेविंग में ये है, इसका 20%। ठीक है, और उसके बाद आपका स्टार्टिंग रेट भी आएगा, क्योंकि 5,000 से कम है।
तो ये 5,000 में से ये इतना यूज हो गया आपका नॉन सेविंग के लिए। तो इस पे हम लोग क्या करेंगे, 0% चार्ज करेंगे, सेविंग का इनकम ले रहे हैं ना हम लोग, तो इसीलिए सेविंग के लिए एप्लीकेबल होता है ये आपका स्टार्टिंग रेट 0। उसके बाद में आप बेसिक रेट टैक्स पेयर है तो आपका सेविंग नील रेट बैंड भी आएगा, तो 1000 पे भी 0। ठीक है, उसके बाद अगेन बेसिक में ही आएगा आपका। अब कितना बचा सेविंग अमाउंट, 14,600 में से आपका इधर ये गया, यानी ये घटने के बाद इतना बचा, इस पे आपका 20% चार्ज होगा। ठीक है, सो टोटल करने के बाद आपको कितना आएगा, 2692 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। Child is entitled to the personal allowance for the tax year 21-22। ओके, पर्सनल अलाउंस कितना मिलेगा ये बात पूछ रहा है, ये पहले भी हम लोगों ने क्वेश्चन कर चुका है। वो सेल्फ एम्प्लॉयड है एंड टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट उसका दिया हुआ है। ठीक है, सो पहले टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट कितना दिया हुआ है चार्ल्स का, 112,400। ये आपका टोटल इनकम हो जाएगा लेस रिलीफ वगैरह कुछ दिया नहीं है क्वेश्चन में, तो 0। नेट इनकम भी यही हो जाएगा, एंड अब नेट इनकम आने के बाद हम लोग पीए घटाते हैं ना, लेस पीए। पर पीए हम लोग को देखना पड़ेगा क्योंकि ये 1 लाख से अबव है। उसके बाद आएंगे हम लोग एडजस्टेड पर्सनल अलाउंस कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, नेट इनकम लेते हैं। नेट इनकम हमारा ये है, इससे माइनस करेंगे हम लोग ग्रॉस पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन एंड ग्रॉस गिफ्ट एड डोनेशन। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को ग्रॉस गिफ्ट एड डोनेशन दिया है एंड ये ग्रॉस में है, और उसने पर्सनल पेंशन में भी कंट्रीब्यूट किया है क्या, नहीं 1920 में किया था, उसके बाद से नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे शॉर्टकट के लिए मैं यही से माइनस करती हूँ। 800 यहाँ से माइनस करने के बाद हमारा एडजस्टेड नेट इनकम कितना आ जाएगा, ये वन प्रॉपर फॉर्मेट में कर देती हूँ। तो हम लोग एडजस्टेड पहले नेट इनकम लेते हैं। ठीक है, नेट इनकम पीए की कैलकुलेशन करने के लिए नेट इनकम हमारा कितना है, 112,400, लेस करेंगे ग्रॉस गिफ्ट एड डोनेशन, कितना है, ग्रॉस में दिया हुआ है क्वेश्चन में ऑलरेडी 800। सो हमारा एडजस्टेड नेट इनकम एएनआई ये हो जाएगा इतना। सो लेस करेंगे लिमिट, 1 लाख का था हमारे पास लिमिट, सो माइनस कर देंगे 1 लाख। सो एक्सेस कितना है, सो इसका 50% लेंगे, इसका 50%। सो एडजस्टेड पीए या फिर रिवाइज पीए जो भी कहो, हमारा 12,570 में से इतना घट जाएगा ऊपर वाला अमाउंट, तो इतना के लिए इंटाइटल्ड है वो, तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, यही क्वेश्चन आपका पूछ रहा था। Okay, so question number 3. What is the amount of class 4 NIC liability in respect of Charles for the tax year 21-22? Class 4. Okay. तो क्लास 4 एनआईसी के लिए यहीं पे कैलकुलेट कर लेती हूँ। हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ डायरेक्ट टीएटीपी लेते हैं, है ना, या फिर रिलीफ लॉस वगैरह है तो वो लेते हैं। यहाँ पे लॉस वगैरह कुछ बोला नहीं है, तो ये, और हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं क्लास 4 एनआईसी। हमारा अपर लिमिट है 50270 माइनस 9568 का 9%, और दूसरा है हमारा कितना इनकम है, हमारा टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट कितना है, 112,400 माइनस अपर लिमिट 50270 का 2%। तो ये जो सॉल्व करोगे आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, what is the total available annual allowance available to the Charles for the
pension contribution for the purpose in the tax year 21-22. इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं क्योंकि मुझे बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रही है. सो ओके गाइस, तो तब तक के लिए सी यू, बाय, टेक केयर.